अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत अली सुमरो मार्टन विल्चुअल एकेडमी की तरफ से एसपीएससी, पीपीएससी, एफपीएससी के जो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है हमारा आज 8वां वीडियो इस हवाले से, और उसका ये पहला सवाल करने जा रहे हैं। The citation technique of classroom management is a technique where instead of punishment, negative behaviors, the teacher might decide to actually teach the negative behavior. तो citation टेक्निक में ये क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक है। citation टेक्निक में हम बच्चों को जो नेगेटिव बिहेवियर देते हैं तो उनको इनकरेज किया जाता है, citation में खासकर। तो राइट आंसर विल बी इनकरेज। The extinction technique of classroom management is a technique where teacher any negative behavior, जो negative behavior देता है स्टूडेंट, extinction टेक्निक में उन बच्चों को इसमें इस टेक्निक में इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इग्नोर। राइट आंसर विल बी इग्नोर। The use of a physical punishment for class management is called, जब हम लाठी से, हाथों से पनिश करते हैं तो उस पनिशमेंट, फिज़िकल पनिशमेंट को कहा जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। फिज़िकल पनिशमेंट को क्या कहा जाता है? कॉर्पोरल पनिशमेंट। राइट आंसर विल बी कॉर्पोरल पनिशमेंट। द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिशेस नेगेटिव बिहेवियर्स बाय रिमूविंग एन अनरली स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड, उस बच्चे को जब बाहर निकाला जाता है तो उस टेक्निक को कहा जाता है टाइम आउट टेक्निक। दिस इज़ कॉल्ड टाइम आउट टेक्निक। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। हम कभी भी बच्चे को मुकम्मल तौर नहीं निकाल सकते कि घर जाओ, बुक्स उठाओ, घर जाओ, नहीं। The study of the physical, social and mental aspects of aging is called, तो ये एजिंग का जो फिज़िकली और सोशल मेंटल एस्पेक्ट है, तो ये एजिंग बिलोंग करता है जेरोंटोलॉजी फ़लसफ़े से। जेरोंटोलॉजी बिलोंग्स टू एजिंग, एज फैक्टर के हवाले से। राइट आंसर विल बी जेरोंटोलॉजी। As people gets older, the ability of applying of maintain attention will decrease. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो मेंटल जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। राइट आंसर विल बी डिक्रीज़। इस हवाले से बहुत सारे आएंगे सवाल। द ब्रेन एज पीपल गेट्स ओल्डर, जैसे जैसे पीपल ओल्डर होते जाएंगे तो ब्रेन क्या होता जाएगा? श्रिंक होता जाएगा, सुकड़ता जाएगा। Right answer will be shrinks. There is in working memory as people gets older. Working memory कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो वो गजनी मूवी में थी ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये इसका पीरियड होता है 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स तक शॉर्ट टर्म मेमोरी काम करती है, और उसको वर्किंग मेमोरी, दूसरा नाम इसका है वर्किंग मेमोरी। तो ये सवाल है कि वर्किंग मेमोरी क्या होती जाती है जब उम्र बढ़ती जाती है? तो ये डिग्रेड होती जाती है, डिग्रेशन। राइट आंसर विल बी डिग्रेशन। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम शुड बी, आइडियलिज्म का जो मेन फोकस होता है वो माइंड के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर है माइंड। माइंड और आइडियलिज्म आर कनेक्टेड। They reject the physical things. Idealism rejects physical things. Right answer will be mind. In education system used to make inference about the learning and development of students. Learning and development of students inference होती है किसमें? assessment. assessment के ज़रिए हम learning and development मालूम करते हैं। Right answer is assessment. An assessment that is conducted prior to the start of teaching or instruction is called, तो इंस्ट्रक्शन से पहले, पढ़ाने से पहले जो हम असेसमेंट लेते हैं बच्चों से, वो होती है इनिशियल असेसमेंट।
पढ़ाने से पहले डायग्नोस्टिक भी ली जाए। डायग्नोस्टिक होती है बच्चों की प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट डायग्नोस करने के लिए। एक होती है प्लेसमेंट टेस्ट, वो भी हम प्रायर टू टीचिंग लेते हैं और ये हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए और किस क्लास में रखा जाए। एक ये है इनिशियल असेसमेंट, शुरू में की जाती है ये भी। एन असेसमेंट दैट इज़ कैरीड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड, जो कोर्स के दौरान की जाए उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। एन असेसमेंट इज इफ इट consistently achieves the same result with the same or similar student. This is called the reliable assessment, which gives the same result is called reliable. Right answer is reliable. An assessment is one which measures what is intended to measure. तो ये है valid, इसका right answer है valid, जो इरादा किया जाए रिज़ल्ट लेने के लिए, तो उस टेस्ट को वैलिड टेस्ट कहा जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग, राइट आंसर विल बी ह्यूमन लर्निंग। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसोफर्स, टीचिंग इज़ आर्ट। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है। एक फिलोसोफर ने कहा था कि टीचिंग एक आर्ट है, फन है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिज्म क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो लर्निंग बाय डूइंग है, काम करके सीखना, प्रैक्टिस करके सीखना। राइट आंसर इज डूइंग। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स। जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन के दो पहलू हैं, एक है साइकोलॉजिकल और दूसरा है सोशलॉजिकल। ये साइको और सोशल पे इन्होंने बहुत काम किया, साइकोलॉजिकल एंड सोशलॉजिकल। राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, विच साइड ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस इज़ द बेसिस। इन दोनों में से साइकोलॉजी और सोशलॉजी से बेसिस, बुनियादी कौन सा है? वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इज द बेसिस। एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और स्किल्स ट्रांसफ़र की जाती हैं। कहाँ से? फ्यू पर्सन से नेक्स्ट जनरेशन तक। जैसे टीचर्स फ्यू हैं और जो वो नेक्स्ट जनरेशन को अपनी आइडियाज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फ्रॉम फ्यू पर्सन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। एन असेसमेंट दैट इज़ जनरली कैरीड आउट एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू असाइन स्टूडेंट्स अ कोर्स ग्रेड इज कॉल्ड। ऐसी असेसमेंट जो एंड पे की जाए, सेमेस्टर में की जाए, एनुअल एग्ज़ाम में की जाए और बच्चे को ग्रेडिंग दी जाए, तो इसको कहा जाता है समेटिव। सम मीन टोटल, फाइनल में 8। Summative, right answer is summative. Which from the following is not a formal assessment? It mean के जो formal assessment नहीं है मतलब informal है। तो नीचे हम options में से informal को find करें। इंटरव्यू फॉर्मल है, प्रोजेक्ट फॉर्मल है, क्विज़ फॉर्मल है। तो इनफॉर्मल कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशन ऐसे ही बंदा करता है, किसी को पता ही नहीं चलता, ये इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑब्जर्वेशन। Which from the following is not an informal assessment? अब पूछ रहा है कि इनफॉर्मल असेसमेंट कौन सी नहीं है, मतलब वो है फॉर्मल असेसमेंट। तो ऑब्जर्वेशन इनफॉर्मल, रूब्रिक इनफॉर्मल, पार्टिसिपेशन इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कौन सी होगी? प्रोजेक्ट। राइट आंसर विल बी प्रोजेक्ट। इन जॉन डेवीज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, द रोल ऑफ द टीचर इज़। जॉन डेवी के मुताबिक जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, उस अप्रोच लर्निंग में एक टीचर का किरदार होता है फैसिलिटेटर। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो खड़ा रहता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, फैसिलिटी देता जाता है बच्चे को, और बच्चा खुद करता जाता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है।
तो राइट आंसर विल बी फैसिलिटेटर। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड। नीचे दिए हुए 3 में से कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड है? डायरेक्ट मेथड, ये तो लेक्चर मेथड, डायरेक्ट मेथड और लेक्चर मेथड, इसमें तो स्टूडेंट पैसिव रहता है और टीचर एक्टिव रहता है, तो ये टीचर सेंटर्ड होगा। नीचे देखते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये दोनों जो हैं स्टूडेंट सेंटर्स लर्निंग है। तो देखें नीचे दोनों कहाँ पे, 2 और 3, थर्ड नंबर जिसमें 2 और 3 ओनली लिखा हुआ है, ये राइट आंसर है। द रोल ऑफ टीचर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर का किरदार क्या होता है? टीचर का किरदार वही फैसिलिटेटर होता है, वो फैसिलिटेट करता है। राइट आंसर इज फैसिलिटेटर। इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसिडर्ड, टीचर तो इसमें अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी समझा जाएगा, सब कुछ टीचर होता है डायरेक्ट एंड इसमें लेक्चर मेथड में। तो राइट आंसर फॉर्मल अथॉरिटी, इसमें स्टूडेंट्स पैसिव बैठे होते हैं, सिर्फ सुनते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज, ये हुई ना बात, कोऑपरेटिव में कौन एक्टिव रहता है? स्टूडेंट एक्टिव रहता है, और टीचर का वहाँ पे क्या किरदार है? कोऑपरेटिव में टीचर का फैसिलिटेटर प्लस डेलीगेटर, दोनों फैसिलिटेट भी करता है और डेलीगेट भी करता है। राइट आंसर विल बी फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। In cooperative method, teachers act as a delegator, means the teacher act as to the student। तो टीचर क्या होगा वहाँ पे? एक सोर्स होगा जो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता जाएगा, एक सोर्स होगा। राइट आंसर रिसोर्स। डायलेक्टिक और डायलेक्टिकल मेथड is a discourse between opposing parties to establish the truth through, opposite parties और establish the truth through, ये होगा reasoned arguments, reasoning बताएगा, reasoning arguments। right answer reasoned argument। dialectic method of inquiry was contributed by, तो dialectic method किसने दिया था? ये था पहला जो फ़लसफ़ा था, ये क्वेश्चन आंसर और डायलेक्टिक ये दिया था सोक्रेट्स ने। ये उस्ताद था प्लेटो का और प्लेटो उस्ताद था अरिस्टोटल का। तो ये राइट आंसर है सोक्रेट्स। सोक्रेट्स ने डायलेक्टिक मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ, एपिस्टेमोलॉजी बिलोंग्स टू नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी का कीवर्ड है नॉलेज और इसकी मीनिंग ही नॉलेज है एपिस्टेमोलॉजी की। तो राइट आंसर विल बी द थ्योरी ऑफ नॉलेज। राइट आंसर विल बी नॉलेज। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सोक्रेट्स एंड प्लेटो? सुकरात एंड प्लेटो के बीच में, प्लेटो मीन अफलातून, सुकरात और अफलातून के बीच में क्या रिश्ता था? तो सुकरात उस्ताद था अफलातून का, प्लेटो का। अब नीचे देखें, सोक्रेट्स वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, नहीं, सोक्रेट उस्ताद था, पहला नहीं है। प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स, हाँ ये सही है, दूसरा सही है, प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स, तो ये राइट आंसर है। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल? तो प्लेटो उस्ताद था अरिस्तु का, अफलातून उस्ताद अरिस्तु का। अब नीचे देखें, पहला पढ़ते हैं, प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। क्या प्लेटो अरिस्टोटल का शागिर्द था? नहीं, वो तो उस्ताद था, तो ये गलत हुआ। अरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, हाँ ये बात सही है कि अरिस्टोटल शागिर्द था किसका? प्लेटो का, तो ये राइट आंसर है दूसरा। द एपोलॉजी, एपोलॉजी द प्लेटो recollections of the speech given by Socrates when Socrates was charged with। जब सोक्रेट्स को जो है चार्ज लगी थी और उसको कैद किया गया था कि ये अपोलो ग्रीस वालों का एक खुदा है, अपोलो ग्रीस वालों का एक खुदा है, और इस पे चार्ज थी कि ये खुदा को नहीं मानता, जिसकी वजह से सोक्रात ने जहर का प्याला पिया था।
और ये बात किसने लिखी थी, रिकलेक्शन की थी अपनी स्पीच में प्लेटो ने। प्लेटो सोक्रेट का क्या था, शागिर्द था। तो ये किस पे चार्ज क्या लगी थी, इस पे चार्ज ये लगी थी कि नॉट बिलीविंग इन गॉड्स, कि ये खुदाओं पे भरोसा बिलीव नहीं रखता। राइट आंसर इज नॉट बिलीविंग इन गॉड्स। अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स आर ऑफ दियर आइडियल फॉर्म्स। सुकरात के मुताबिक ये जो फिज़िकल दुनिया है और ये इवेंट्स हैं, ये शेडो हैं। ऑफ दियर आइडियल फॉर्म्स आर शेडोज़ हैं ये। राइट आंसर इज शेडोज़। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, सूरतों की थ्योरी, फॉर्म्स की थ्योरी और थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और ख्यालात की थ्योरी, मटीरियल वर्ड इज़ ऑफ द रियल वर्ड। मटीरियल वर्ड और रियल वर्ड क्या है, इमेजेस है। राइट आंसर इज इमेजेस, इमेज है, ख्याल है, तस्वर है उसका। ये आइडियलिज्म के फ़लसफ़े थे। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अकेडमी वाज फाउंडेड बाय। तो ये हाईएस्ट लर्निंग के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अकेडमी कायम की गई थी, और ये किसने फाउंड की थी, किसने बुनियाद रखा था, ये था प्लेटो ने बुनियाद रखा था। अकेडमी नाम की एक इंस्टीट्यूट था, अकेडमी स्कूल था, जो अभी नाम चलता आता है, स्कूलों के साथ अकेडमी लिखा जाता है, ये वहाँ से शुरू हुआ था जो प्लेटो ने दिया था। द अकेडमी वाज फाउंडेड इन, तो प्लेटो बिलोंग करता था ग्रीस से, यूनान से। तो यूनान का जो बड़ा शहर था उस वक्त अभी तक है वो है एथेंस। तो अकेडमी का बुनियाद एथेंस शहर में पड़ा था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ सेट ऑफ लर्निंग डोमेन्स। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो लर्निंग डोमेन्स कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। राइट आंसर इज़ 3। द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर, कौन कौन से हैं वो तरतीब में हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। वो है, पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। तो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में यही जारी रखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुताबिक। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। थैंक यू, दैट्स ऑल।